नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पश्चिम एशिया जंग के चलते बाजार में बिकवाली का दबाव जो है आज भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरकर जो है 23,350 के नीचे फिसलकर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो है निफ्टी बैंक में जो है करीब 2% की गिरावट आई है। वहीं मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है 2 से सवा 2% जो है नीचे फिसलकर ट्रेड हो रहा है। इस बीच मेटल शेयरों पर भी जो है तगड़ी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। मेटल इंडेक्स जो है करीब 4% जो है वो फिसला हुआ है। हिंडाल्को, टाटा स्टील निफ्टी के जो है टॉप लूजर्स हैं। वहीं पीएसयू बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और प्राइवेट बैंकों में भी जो है तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में भी जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। अब कैसा रहेगा बाजार, एफएनओ में कहां है कमाई के मौके और कहां बनेगा पैसा, जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो है मार्केट एक्सपर्ट मौजूद हैं। शरद मिश्रा सर मौजूद हैं, फाउंडर है sharadmishra.com के। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। Thank you, Vishal. Thanks for having me on the show, and good afternoon to all the viewers. जी सर, कल भी आपसे चर्चा हो रही थी। देखिए, ये तो बाजार में जो गिरावट है उसका जो कंटिन्यूटी जो अगर हम लोग देख पा रहे हैं सर, आज भी गिरावट जो है गहराती हुई नज़र आ रही। 23 जो है 350 के नीचे भी हम लोग जाकर फिसल रहे हैं। आपसे कल भी अहम सवाल मैंने पूछा था, आज भी मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है आपको सर निफ्टी? See, कल भी करीब 7,000 करोड़ की सेलिंग थी कैश में एफआईआई की, जो डीआईआई ने मोर और लेस ट्राई टू एब्जॉर्ब, बट अभी डीआईआई भी काइंड ऑफ एग्जॉशन में है कि इस तरह की लिक्विडिटी कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। दोबारा कॉल राइटर प्लेसमेंट ऊपर आपको देखने को मिला था, और ये क्लियर था कि जैसे ही निफ्टी में एक 23,385 नीचे जोन आएगा ही आएगा, 23,840 नीचे। कल भी मैंने जिक्र किया था कि जब तक 23,840 ब्रीच नहीं हो ऊपर की तरफ, शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, शॉर्ट गामा स्क्वीज नहीं पॉसिबल है, अदरवाइज एक पुल बैक आता तो वो नीचे लेकर के जाएगा 23,835, और अब चूंकि वो जोन आज ब्रीच हो गया है तो ये जाएगा 23,210 तक। तो ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप है, कंटिन्यूसली शॉर्ट बिल्डअप है, और मुझे लगता है कि ये 23,210 आज ही आ जाना चाहिए होपफुली अभी, और यहाँ पर एक गिरावट करीब 40-42 पॉइंट की हो सकती है। और वीकनेस है, और ये इसमें ये भी मैंने जिक्र किया था कि बड़ी वीकनेस बैंक निफ्टी में आएगी। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में जैसे ही 54,225 के नीचे फिसलेगा, एक तो 54,785 के ऊपर सप्लाई जोन तो बना ही हुआ है, जी जैसे ये नीचे फिसलेगा 53,600 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो हर लेवल पर शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कॉल बिल्डअप का दिख रहा है, शॉर्ट पुट है नहीं कहीं भी। स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट है। मुझे लगता है ये गिरावट थोड़ी सी और हो सकती है। फिर जैसे जैसे लेवल्स आएंगे वैसे ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कहां तक जाएगा ये कहना एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी एफआई का लॉन्ग करीब 11% के आसपास है हिस्टोरिकली, नहीं करीब जी 8% तक जाता है। जी। एक और चिंताजनक बात यह है सर कि देखिए, अभी जो ताज़ा अपडेट आ रहा है सर, रुपया अब तक के जो है सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। भारतीय रुपया गुरुवार के जो है 92.12 के जो है जो क्लोजिंग लेवल्स थे उसके मुकाबले 92.44 जो है प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर जो है ट्रेड कर रहा है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कितनी चिंताजनक बात है? बिल्कुल, तो देखिए रुपया का वीकनेस अगर रहता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आईटी पे आना चाहिए था, बट आईटी के साथ इस वक्त बिजनेस मॉडल डिसरप्शन इश्यूज हैं, तो इस वजह से आप देखिए आईटी में बॉटम फिशिंग नहीं हो रही है, लगातार एक गिरावट का माहौल बना है। अदरवाइज आईटी वुड हैव बीन सपोर्टिव, कोई और एनवायरनमेंट होता तो आज आपको आईटी लगातार 3-4 दिन में पॉजिटिव दिखाई देता विद काइंड ऑफ वीकनेस व्हिच इज विजिबल इन आईएनआर। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है देखिए रिलेटिवली स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फार्मा में एक बार बनी हुई है, और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां पर एक एफएमसीजी के अंदर देखिए अगर थोड़ा सा भी रेस्पाइट आता है तो एक आप कहेंगे डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग कंपनीज हैं वहां पर एक स्ट्रेंथ आती है। तो जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं एनर्जी में, वो एक रेस्पाइट मिलेगा तो आपको एफएमसीजी में बुलिश पुल बैक दिखेगा। वो एक सिग्नल होगा कि यहाँ से एक बॉटम बन रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। शरद सर, मोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका पहला प्रश्न यही है कि शरद सर आ चुके हैं तो उनसे पूछिए कि कोई ट्रेड जो है, नया ट्रेड अगर कुछ बन रहा हो अभी की जो मूड माहौल जी, में। तो देखिए आज मैंने बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने 10:30 बजे से 11:30 अभी दिया विशाल जी, तो जी। मौका ही नहीं मिला कोई ट्रेड निकालने का। फिर आधे घंटे बाद मुझे इधर आना पड़ा। तो ओके। अनफॉर्चुनेटली कोई मैंने सुबह सब्सक्राइबर क्लाइंट्स को ट्रेड दिया है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्राइसेस चेंज हो गए हैं तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर पाया हूँ। तो अभी मेरे पास अभी कोई ट्रेड नहीं है। आप क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज। ओके। लेकिन शरद सर, कल के अगर कुछ ट्रेड है उस पर अगर कोई नया अपडेट अगर आप देना चाहें, फॉलोअप कुछ कहना बिल्कुल, तो चाहें? देखिए एक सोलर इंडस्ट्री का ट्रेड ओपन है, उसमें कोई टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस नहीं आया। एक एमसीएक्स का ट्रेड ओपन है, उसमें भी कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं आया, जो मैंने रिवाइज करके कल दिया था।
और तीसरा बीएससी का ट्रेड है, उसमें भी कोई टारगेट स्टॉप लॉस अभी नहीं आया है। तो ये तीनों ही ट्रेड अभी ओपन है। और थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि जी। आईवी कॉन्ट्रैक्टेड है, आईवी एक्सपेंशन उस तरह से नहीं है। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो इस वजह से क्या हुआ, ऑप्शन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे। ओके। बाजार जरूर गिर रहा है बट आईवी एक्सपेंशन नहीं है उस तरह से। अगर आप इंडिया विक्स को अभी भी देखें तो बड़ा कोई आईवी एक्सपेंशन है डिस्पाइट ऑफ मार्केट करेक्शन। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर जब तक विक्स में एक्सपेंशन नहीं होगा, आईवी एक्सपेंशन नहीं होगा। आज भी देखिए विक्स में एक्सपेंशन 2% का है, कल भी हार्डली 1-2% का एक्सपेंशन था। तो उसके बेसिस पर कोई भी आप देखिए तो वेगा का कोई प्ले नहीं आता ऑप्शन बाइंग में। इस वजह से प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो ये रहेगा सर, थोड़ा सा वोलेटिलिटी एक्सपैंड होने दीजिए, तभी आपको कॉल बाइंग में फायदा होगा। जब कभी आईवी गिरेगी या न्यूट्रल रहेगी तो कॉल सेलर्स को, ऑप्शन सेलर्स को फायदा होगा, बायर्स को नहीं होगा। ओके। सर, रीमा त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनका सवाल है टोरेंट पावर को लेकर। पूछ रही हैं कि कल जो है 1500 का लिया था, आज क्या करें? जी देखिए, कल आपने 1500 का लिया था टोरेंट पावर। आई थिंक ठीक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ ऐसा दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट 1520 के पास आ गया है टोरेंट पावर में, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। आज अगर आप देखिए तो टोरेंट के अंदर एक बिकवाली है, और बिकवाली में शॉर्ट्स कहाँ हैं? 4450, 4455 इस जोन में शॉर्ट्स आए हैं, वॉल्यूम के साथ शॉर्ट्स आए हैं। वॉल्यूम करीब 12% प्लस है, शॉर्ट्स हैं, तो एक शॉर्ट बिल्डअप आ जाता है यहाँ पर 4450 के पास। बेस कहाँ पर है? तो बेस है इसका 4360 के पास। 4360 के नीचे फिसलेगा तब एक बार गिरावट आ सकती है 4270 तक। तो बिल्कुल आप उसी जोन में अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ओके सर, यश जी के सवाल पर आते हैं। सर, इनका सवाल है निफ्टी को 24 मार्च का जो है 24,700 का पुट है इनके पास 390 के भाव पर। पूछ रहे हैं होल्ड करें या एग्जिट कर लें? जी फिर से बताइए विशाल जी, कौन सा सिक्योरिटी निफ्टी बोला आपने? 24 मार्च सर, अच्छा, 24,700 का पुट, 390 का भाव। तो 24,700 का पुट आपने काफी डीप आउट ऑफ द मनी पुट लिया है। आप इसको 24,700 का, अच्छा 24,700, जी हाँ, तो 24,700 का बहुत डीप आउट ऑफ द मनी पुट आपने लिया है। इसका भाव तो 1362 रुपया है, और अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट इट इज बिहेविंग एज गुड एज इन स्टॉक। तो तेज गिर सकता है क्योंकि डेल्टा मेरे ख्याल से 0.7 0.8 होगा, मैंने देखा नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा तो गिरावट आ सकती है। अगर आप इन द मनी है, प्रॉफिट में है, तो इस पोजीशन को काट लीजिए, अनवाइंड कर लीजिए, क्योंकि फ्राइडे है। एक ऑब्वियस सी बात है, फ्राइडे है तो कल परसों को लेकर के बाजार थोड़ा जिटरी रहेगा, क्लोज यहीं करेगा। लेकिन मंडे क्या होगा आपको नहीं पता। तो और आपका जो पुट है डीप इन द मनी है, मतलब इट इज बिहेविंग एज गुड एज इन स्टॉक। सो बिल्कुल एक तेज गिरावट आ सकती है अगर थोड़ा भी बाजार रिट्रेस करेगा, तो आपको रिस्क रहेगा। तो इसलिए आप अगर प्रॉफिट में तो बुक कर लीजिए। ओके सर, अगला सवाल है सर कोल इंडिया को लेकर। मार्च सीरीज का कॉल है 430 का कॉल, 12 रुपए के भाव पर। तो देखिए मार्च सीरीज का 430 का आपके पास एक कॉल है, तो 430 थोड़ा सा मेरे हिसाब से 41 रुपए का भाव है। देखिए ये एग्जॉशन में है थोड़ा सा। इसका जो हाई है वो करीब 47, 46, 47 के आसपास है। अगर आप कोल इंडिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर एक मिनट, तो कोल इंडिया के स्ट्रक्चर तो देखेंगे 468 का भाव है, और आपके पास कॉल है 430 का। तो डीप इन द मनी है। वही प्रॉब्लम है जो थोड़ी पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि डीप इन द मनी है, डेल्टा काफी हाई है, और थीटा प्ले आएगा। इसके बाद थोड़ा सा भी अगर स्पॉट में चेंज आता है, गिरावट आती, तो इमीडिएटली आपके प्रीमियम में गिरावट आ जाएगी। प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट कीजिए इसको, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऊपर की तरफ थोड़ा एग्जॉशन स्टॉक में भी दिख रहा है। अगर आप कोल इंडिया को अभी ऑब्जर्व करेंगे एज ऑफ नाउ, तो यहां पर देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट्स है ऊपर की तरफ, और थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। अगर आप देखें तो जैसे ही स्टॉक कहीं 473 के नीचे आए, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है, तो 473 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। गिरावट हो सकती है 455 पर, तो लोगों को तो बाय का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका काफी प्रीमियम गिर जाएगा सर, इसलिए एग्जिट कर लीजिए। ओके सर, तरुण जी के सवाल पर आते हैं सर। इनका सवाल है एस्ट्रल को लेकर। पूछ रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस बता दीजिए।
तो देखिए एस्ट्रल में एक तेज गिरावट आई है एक अच्छे हाई बनाने के बाद। तो अभी इमीडिएट एंट्री नहीं बनती है लॉन्ग साइड पर। मुझे लगता है थोड़ा गिर जाए, थोड़ा 60-22 के आसपास आ जाए, तभी आप इसको कंसीडर कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर है 1675 के ऊपर बड़े शॉर्ट्स आए हैं, तो ये गिर सकता है बिल्कुल। जो मैंने जोन बताया 1592 1600 वही एक बेस है। डिलीवरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, गिरावट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट हो गई है। बट मुझे लगता है कि 1590 1600 एक अच्छा बाइंग का लेवल रहेगा। फिर आप देखिए ऑप्शन से खरीदते हैं या फ्यूचर से खरीदते हैं या कैश खरीदते हैं। ओके सर। नेक्स्ट सवाल सर ईटीएफ को लेकर आ रहा है। तमाम लोग जो है कमेंट सेक्शन में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि निफ्टी ईटीएफ या मिड कैप 150 ईटीएफ, इन दोनों में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? सर क्या सलाह होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल ईटीएफ आप जरूर बाय कर सकते हैं। ईटीएफ का कोई मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं दिखाई देता है। तो ईटीएफ आप बाय करने से आपको फायदा ही रहेगा। उसका रीजन ये है कि अगर आप एसआईपी के मोड से माफ कीजिएगा, अगर आप ईटीएफ बाय करेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा। उसका रीजन है कि इस तरह के जब कभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, यूजुअली ये शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 6 महीना 9 महीना काइंड ऑफ रह सकती हैं। तो बाजार में कंसोलिडेशन होगा। निफ्टी को आप वैसे तो ट्रेड कर नहीं सकते, फ्यूचर से खरीदेंगे आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो ईटीएफ के थ्रू आप मिड कैप भी खरीद सकते हैं। मिड कैप में भी एक बड़ी गिरावट है। अगर आप निफ्टी मिड कैप को भी देखेंगे तो एक डिसेंट गिरावट आपको ऑलरेडी निफ्टी मिड कैप में मिल चुकी है, तो उसको भी आप एक बार ले सकते हैं। और फॉर दैट बेटर आप इसको भी ले सकते हैं। निफ्टी मिड कैप के बारे में मैं इतना कहूंगा कि ये अच्छा मौका है करने का, क्योंकि बेस करीब अगस्त 25 सितंबर 25 का अक्टूबर 25 के आसपास के बेस के आसपास है ये मिड कैप। तो ठीक है सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। सर दीपेश जी का सवाल है, इनका थोड़ा गहरा सवाल है सर। ये कह रहे हैं कि सर क्या अब हमारे हाथ खड़े करने का समय आ गया है? पुट ऑप्शंस बहुत हाई हैं, बैंक निफ्टी के नीचे तो खाली मैदान भरा हुआ है। निफ्टी 23,200 बचेगा क्या? वॉर नहीं अगर रुकती है तो फिर क्या सर 22,000 की तैयारी करें? ब्रूटल सेलिंग देखने को मिल रहा है, बहुत पैनिकिंग वाली स्थिति है सर। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर समझें, कॉल का प्रीमियम तेजी से गिर रहा है, पुट का प्रीमियम उस तरह से बढ़ नहीं रहा है। क्यों? उसका रीजन ये है कि पुट का प्रीमियम बढ़ने के लिए आपको ये चाहिए कि भाई फर्दर पुट बाइंग हो, लेकिन इतनी गिरावट के बाद और पुट बाइंग हो नहीं रही है, क्योंकि काफी गिरावट हो गई 2 दिन के अंदर। तो इसलिए कॉल प्रीमियम शेडिंग ज्यादा हो रही है और पुट बाइंग उस तरह से हो नहीं रही है। तो थोड़ा सा बायर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जो पुट बायर्स है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रीमियम एप्रिसिएशन हो नहीं रहा है उसके प्रोपोर्शन में। अगर आप ओवरऑल चेन देखें स्टॉक की या फॉर दैट मैटर निफ्टी की, तो थोड़ा सा मुझे लगता है बाजार को कंसोलिडेट होने दीजिए। जब अच्छा खासा पैसा बाजार की गिरावट में पुट खरीद कर बना चुके हैं स्ट्रैडल्स के थ्रू, शॉर्ट कैलेंडर कॉल शॉर्ट कैलेंडर पुट बना करके आप अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं, जिनको स्ट्रेटेजी जो ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ठीक ठाक पैसा बन गया है सर। आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा आईवी को भी कंसोलिडेट, इसके बाद ही आप मूव लेंगे। ओके सर, ओके। अमन जी का सवाल है सर सेनको गोल्ड को लेकर, इस पर क्या ट्रैक करते हैं सर इसको? सैनको गोल्ड को लेकर? जी सर। जी सैनको, एक सेकेंड, मैं ट्रैक तो नहीं करता हूं बट आई कैन गिव अ व्यू। व्हाट आई कैन सर्च, मैं जो देख पा रहा हूँ वो सैनको इंडस्ट्रीज देख पा रहा हूँ। आप प्लीज एक बार मुझे हेल्प कीजिए। नहीं सर, तो फिर छोड़ दीजिए सर। दूसरे सवाल पर चलते हैं, रमाशंकर जी के सवाल पर चलते हैं सर। टाटा पावर पर इनका सवाल है 30 मार्च का जो है 407.5 का कॉल है, 9 रुपये में इन्होंने खरीद रखा है, पूछ रहे क्या करें? जी देखिए आपने फिर से एक बार स्ट्राइक बताइएगा विशाल जी। टाटा पावर सर 30 मार्च का 407.5 रुपए का कॉल, 9 रुपए की भाव। हाँ 404। देखिए बिल्कुल आप ये समझिए टाटा पावर के अंदर आज एक गिरावट है टाटा पावर के अंदर, और टाटा पावर में ऊपर शॉर्ट्स आ गए। तो देखिए आज क्या है, जितने भी काउंटर्स पहले भी स्ट्रांग थे वहां पर एक शॉर्ट बिल्डअप है और एग्जॉशन है चार्ट्स के अंदर। 400 के पास आप देखेंगे तो शॉर्ट कॉल बिल्डअप है टाटा पावर में। तो आप चूंकि कॉल लेकर के खड़े हुए हैं यहां पर, और एक सपोर्ट रहता है नीचे की तरफ, वो है करीब 392 के पास, 399 का स्पॉट है। 160% डिलीवरी आप इस वीक पे जो लॉन्ग साइड पर है, तो बिल्डअप स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाएगा ट्रेड के अंदर। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब स्टॉप लॉस आ जाएगा 4 रुपए पर, तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप बियर कर सकते हैं सर, बिल्कुल होल्ड कीजिए। 12 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 16 रुपए 50 पैसे तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ओके सर। अब मोहित शर्मा जी के सवाल पर आते हैं सर। मुथूट फाइनेंस को लेकर इनका सवाल है, 3300 रुपए का कॉल है, 113 रुपए की खरीद है, प्लीज गिव मी द स्टॉप लॉस इन द टारगेट।
तो देखिए 3300 का कॉल है आपके पास, 113 रुपए का भाव है। अगर आप मुथूट को अभी ऑब्जर्व करें तो मुथूट में आज 2% की तेजी है और एक शॉर्ट कवरिंग आई है 3150 3200 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आई है। और अच्छी डिलीवरी आई है, करीब 2.2 टाइम्स की डिलीवरी है। अच्छा है सेटअप, बढ़िया है सेटअप, बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं अपने पास। आई थिंक आपके पास अगर कॉल है तो अब आप स्टॉप लॉस 72 रुपए के पास रखिए। आई थिंक ये 200 रुपए तक का पुल बैक भी दे सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली। ओके ओके। नेक्स्ट सवाल है सर व्यूअर का आरके फोर्ज को लेकर सर। कह रहे हैं 580 रुपये पर मैंने खरीदा है और इट्स ऑन द ब्रेकआउट। आपसे राय जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पर आरके फोर्ज? मैं स्टॉक, एक सेकेंड। रामकृष्ण फॉर्गिंग सर, आपको स्क्रीन पर दिख हाँ रहा होगा। अच्छा अच्छा, वो बालकृष्ण, अच्छा मैं जी सॉरी, मैं उसको जी मैं उसको 560 आर के, 560 561 के आसपास ट्रेड हाँ हुआ है सर। जी, देखिए बालकृष्ण फोर्जिंग्स को आप देखिए तो यहाँ पर आप एक सेकेंड। नहीं, मेरे पास स्टॉक सर्च नहीं हो रहा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, बालकृष्ण फोर्जिंग्स नहीं सर, नहीं है। रामकृष्ण आप फॉर्गिंग्स, आरके फॉर्ज। रामकृष्ण, जी 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 जी, 500। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, जी ओके। तो देखिए 562 का काउंटर ये चल रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूं ये पूरी तरह से रेंज बाउंड है। 540 से ऊपर की तरफ 570 के जोन में पूरी तरह से चौपी है। अभी कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं बनता है। एक बार निकल जाएगा 560 570 के ऊपर तो जो नेक्स्ट लेग आएगा वो आएगा 620 के लिए। लेकिन तब तक बेस है आपका नीचे की तरफ 530, उसको बना करके आप होल्ड कीजिए। ओके सर। रणधीर जी का सवाल है सर कि सर बैंक निफ्टी का 5700 का कॉल बाय किया हुआ है, क्या करना है प्लीज सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं, आप कोई बात नहीं। 5700 का आपने कॉल बाय किया हुआ है जी जी। तो देखिए 5700 का कॉल आपने बाय किया, 213 रुपए का भाव है। ये 70 रुपए तक चला जाएगा अभी गिर करके जल्दी, क्योंकि आप देखिए, आप पर्टिकुलरली आप देखिए अभी इसका भाव है 53,925, तो काफी डीप आउट ऑफ द मनी हो गया है कॉल। तो ऑलमोस्ट कोई डेल्टा है नहीं इसके अंदर। और अब क्या होगा यहाँ से, एक डिसेंट इसके पास थीटा डिके है। तो बिल्कुल आप मान के चलिएगा सर, ये भाव बहुत तेजी से गिरेगा, 70 रुपए तक गिर सकता है ये। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई पुल बैक आने का चांस तभी है जब ये, अब कुछ कह नहीं सकते, पुल बैक नहीं पॉसिबल है। ये 70 रुपए तक जाएगा, आपको देखना पड़ेगा आपको अपना रिस्क कैसे मिटिगेट करना है। मुझे ये गिरता हुआ दिख रहा है। जी सर। सर अब लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 23,300 का भी लेवल जो हम लोग तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 23,277 के आसपास आ गए हैं और बैंक निफ्टी सर 54,000 का भी लेवल तोड़कर नीचे आ चुका है। क्या कैरी फॉरवर्ड करने की आपकी सलाह होगी सर, क्योंकि 2 दिन का समय है, क्या आगे नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग अपने पोजिशंस को ओवरनाइट रख सकते हैं या नहीं? नहीं, अगर आपके पास वैनिला पोजीशन है विशाल तो बिल्कुल कैरी नहीं करनी चाहिए। कोई स्ट्रैडल है, कोई शॉर्ट कैलेंडर पुट आप यहाँ बना सकें, आप उसको कैरी करें तो करिएगा। अदरवाइज आप वैनिला पोजीशन तो बिल्कुल भी आपको ओपन रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको नुकसान दे सकती है। तो बिल्कुल डायरेक्शनल प्ले कीजिएगा। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट टेम्पटेड एंड प्ले डायरेक्शनल, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वो आपको नुकसान कर देगा, फिर आप परेशान होंगे। तो नहीं। ओके एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा सर कि जो अगला हफ्ता जो बाजार होगा वो किन किन फैक्टर्स के दम पर चलता हुआ दिखेगा? एफआईआईज़ की सेलिंग, जैसा कि आपने बताया कि कल भी 7,000 करोड़ से अधिक की जो है सेलिंग देखने को मिली। ग्लोबल बाजार जो है वो थोड़े कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी भी जो है $100 प्रति औंस के आसपास जो है चल रहा है। लेकिन और क्या क्या फैक्टर्स होंगे सर जो ड्राइव करेंगे बाजार को नेक्स्ट वीक के लिए? तो देखिए, जो अभी बाजार के ऊपर सबसे प्रॉब्लम आया है, वो रिसेंट प्रॉब्लम आप देखिए, जो एनर्जी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स इंडिया में आए हैं उसको लेकर के निफ्टी काफी जिटरी है। जी और वो वहां पर कोई भी रेस्पाइट आती हुई दिखेगी। एनर्जी साइड रेस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स जो है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, वहां पर किसी भी तरह का रेस्पाइट आता हुआ दिखेगा, जो बाजार मान ले कि हाँ ये रेस्पाइट है, तो आपको एक कंसोलिडेशन मिल सकता है, एक छोटा पुल बैक मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बट ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे कोई बड़ी रिकवरी आएगी। ओके डायरेक्शनल मैं वैसे प्ले नहीं करता हूं, आएगी तो मैं तो स्ट्रैडल में ही हूंगा या शॉर्ट कैलेंडर पुट बना करके लेकर के क्लाइंट्स को एडवाइस करके चल रहा हूंगा। बट मुझे लगता है कि ये रीजन बहुत जरूरी है कि कोई बहुत एक सब्सटेंशियल रेस्पाइट आए
जो एनर्जी साइड कंस्ट्रेंट, एनर्जी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर, तभी एक निफ्टी में पुल बैक आएगा। और थोड़ा अगर ये वर्जन कर गया रीजन, फॉर एग्जांपल कुछ और क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया फॉर सम रीजन, तो एक गिरावट और भी बढ़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। सर जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज़ दे दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए जो व्यू मैं यहाँ शेयर कर रहा था, जिन स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ, कैश के स्टॉक्स मेरी क्लाइंट्स की कोई पोजीशन नहीं है। स्टॉक्स में सारी स्ट्रेटजीज ही एडवाइज रहती हैं, निफ्टी में भी स्ट्रेटजी एडवाइज्ड है। अभी हमारे पास एक 2500-2400 का स्ट्रैडल चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से वही स्ट्रेटजीज हैं जो आप लोगों से डिस्कशन हुआ है, उसमें कोई भी इस तरह का डिस्कशन नहीं है। जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो आगे के परफॉर्मेंस का कोई इंडिकेशन नहीं है, और मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, और मेरी कोई रिलेटेड एंटिटीज की कोई पोजीशंस नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शालिनी। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।